बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर चुके हैं किसी फ्लैट सरफेस का, और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस एनक्लोजिंग अ चार्ज। तो ये फाइंड आउट करने के लिए हमें सपोज करनी है एक सरफेस, और वो जो सरफेस हम सपोज करें यहाँ पे दैट इज सफियर। एक सफियर है जो कि एक क्लोज्ड सरफेस है जिसका रेडियस आर है, और उस सफियर के सेंटर पर एक पॉजिटिव क्यू चार्ज है। अब पॉजिटिव क्यू चार्ज को या पॉजिटिव चार्ज की बात अगर आप करें तो उसकी जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होती हैं, बाहर की जानब होती हैं। तो अगर हमारे पास एक सफियर है जिसके सेंटर में हमने पॉजिटिव क्यू चार्ज रखा है, ये आपके पास फिगर में एक सफियर नजर आ रहा है जिसके सेंटर में एक पॉजिटिव क्यू चार्ज है। अब आप इमेजिन करें कि इस पॉजिटिव क्यू चार्ज से बाहर की जानब जो है वो लाइंस ऑफ फोर्स बाहर की जानब मूव कर रही हैं, या लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन जो है वो बाहर की तरफ है। तो जब ये यहां से इसके सेंटर से पॉजिटिव क्यू चार्ज के सेंटर से चारों तरफ लाइंस ऑफ फोर्स बाहर की जानब निकलेंगी तो यकीनन इस सफियर की सरफेस के अंदर से भी पास करेंगी। ठीक है, किस हिस्से में से कितनी पास कर रही हैं, पूरे सफियर में कितनी पास कर रही हैं वो लाइंस ऑफ फोर्स, उनकी जो तादाद है वही उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो डेफिनेशन है वो यही है कि द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू अ सरफेस, किसी सरफेस में से गुजरने वाली लाइंस ऑफ फोर्स की तादाद को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जाता है। और उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई ई के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका फार्मूला हमने निकाला था ई डॉट ए। इसमें ई इलेक्ट्रिक फील्ड है या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, और एरिया यहां हमने लिया है वेक्टर एरिया, और वेक्टर एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी के तौर पे यहां पे हम लेते हैं। इस वजह से इसकी डायरेक्शन का जिक्र करना भी यहां पे जरूरी हो जाता है। तो किसी वेक्टर एरिया की डायरेक्शन को हम पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, तो यहां मैं आपको दोबारा जो है उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे देता हूं कि ये हमारे पास एक सरफेस है, इस सरफेस के वेक्टर एरिया की डायरेक्शन जो है वो इसके ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करके निकाली जाती है, यानी कि द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर एरिया इज परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द सरफेस, या नॉर्मल ड्रॉन टू द सरफेस इज कॉल्ड द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर एरिया। तो ये हमारे पास एक जो सरफेस है ये एक फ्लैट सरफेस है, और फाई ई का जो फार्मूला हम यूज करते हैं वो भी फ्लैट सरफेस के लिए यूज करते हैं। यानी हम किसी स्फेरिकल फॉर्म वाली सरफेस के लिए या सफियर के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये जो फार्मूला फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए, ये इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि हम ये जो फार्मूला हमने डिराइव किया है वो हमने डिराइव किया है किसी फ्लैट सरफेस के लिए। तो फिर यहां पे इस सफियर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट कैसे करेंगे? तो इस होल सफियर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करने के लिए हम इस पूरे सफियर को एन नंबर ऑफ स्मॉल पैचेस के अंदर डिवाइड कर देते हैं। वी डिवाइड द होल सफियर इनटू एन नंबर ऑफ स्मॉल पैचेस, और हर पैच का जो एरिया है वो है डेल्टा ए। हर पैच का एरिया क्या होगा? डेल्टा ए। अगर मैं इसको एन नंबर ऑफ स्मॉल पैचेस में डिवाइड करता हूं तो जो फर्स्ट पैच होगा, फर्स्ट टुकड़ा होगा, उसका एरिया होगा डेल्टा ए वन। उसके बाद जो नेक्स्ट पैच होगा उसका एरिया डेल्टा ए टू, और इसी तरह डेल्टा ए थ्री एंड सो ऑन डेल्टा ए एन। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड। ये अभी हमने वेक्टर एरिया की बात नहीं की,
हमने अभी मैग्नीट्यूड ली है, एरिया ये मैग्नीट्यूड्स को जाहिर कर रहा है, ये तमाम मैग्नीट्यूड हैं, ठीक है। और अगर आप इसको वेक्टर एरिया की सूरत में रिप्रेजेंट करें तो फिर आपके पास क्या आएगा, डेल्टा A1 इसके ऊपर एरो साइन लगाएंगे, डेल्टा A2 इसके ऊपर एरो साइन लगाएंगे, और डेल्टा A3 इसके ऊपर एरो साइन लगाएंगे, और डेल्टा AN इसके ऊपर भी एरो साइन लगाएंगे। अब जब हमने वेक्टर की बात कर दी है तो फिर हमें वेक्टर की डायरेक्शन को भी शो करना पड़ेगा। तो फिर हमें बताना पड़ेगा कि हर स्मॉल पैच में जो आपके पास वेक्टर एरिया है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर एरिया, उस वेक्टर एरिया की डायरेक्शन क्या है, ठीक है। तो हमें उस डायरेक्शन को भी डिस्कस करना होगा। तो जिस तरह हम फ्लैट सरफेस की बात करते हैं तो उस फ्लैट सरफेस का जो वेक्टर एरिया की डायरेक्शन निकालने का जो हमारे पास जो डिस्कशन है या जो एक्सप्लेनेशन है वो यही है कि उस सरफेस के ऊपर हम एक नॉर्मल ड्रा करेंगे या एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, वही परपेंडिकुलर उसकी डायरेक्शन होगा, ठीक है। इसी तरह चूंकि हमारे पास ये सफियर है और सफियर के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये वाला जो फार्मूला है वो यूज नहीं किया जा सकता, इसीलिए हमने इस सफियर को एन नंबर ऑफ स्मॉल पैचेस के अंदर डिवाइड किया है, और हर पैच जो है वो एक फ्लैट सरफेस को जाहिर करता है, हर पैच एक फ्लैट सरफेस को रिप्रेजेंट करता है। तो उस फ्लैट सरफेस के पर अगर वेक्टर एरिया की डायरेक्शन निकालनी है तो हमें इसी तरह जो है वो उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, एक नॉर्मल ड्रा करना पड़ेगा। तो इस पैच के ऊपर आपने ये फिगर में इसको देखें तो अब फिगर में आपको नजर आ रहा है कि इसका जो वेक्टर एरिया है वो परपेंडिकुलर है इस सरफेस के ऊपर। अब जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस पॉजिटिव क्यू चार्ज में से निकल रही हैं, वो पॉजिटिव क्यू चार्ज से निकलने वाली जो लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो भी इस सरफेस के अंदर से जो है वो गुजरेंगी, और वो बिल्कुल ऐसे ही होगा कि जैसे आपने पिछले लेक्चर के अंदर ये डिस्कस किया कि अगर किसी सरफेस को या किसी एरिया को इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के रास्ते में परपेंडिकुलर रख दिया जाए तो वो लाइंस ऑफ फोर्स उस सरफेस एरिया में से पास करती हैं। तो बिल्कुल यहां पर ये जो स्मॉल पैच है ये भी इन लाइंस ऑफ फोर्स के रास्ते में कैसे रखा हुआ है, परपेंडिकुलरली रखा हुआ है। एक इमेजिन करना है आपने कि ये एक सरफेस एलिमेंट है जो इन लाइंस ऑफ फोर्स के रास्ते में जो है वो परपेंडिकुलरली रखा हुआ है, देयरफॉर उसकी जो डायरेक्शन है वो वेक्टर एरिया की डायरेक्शन के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, और उस सूरत में उनके दरमियान एंगल क्या बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। अब अगर आप इसमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू निकालना चाहेंगे, इसकी मैग्नीट्यूड निकालना चाहेंगे, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, E A cos थीटा की जगह पे 0 डिग्री आएगा, क्योंकि एंगल यहाँ पे 0 बन रहा है, इसलिए इसका फ्लक्स जो है वो क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा, ठीक है। तो इस फ्लक्स की जो वैल्यू है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी, फाई इज इक्वल टू E A। तो ये मैंने आपके सामने जो है वो ये वाला जो फार्मूला है इससे मैग्नीट्यूड जो है वो यूज की है इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया की, और इसकी वैल्यू निकाली है जिस तरह आपने पिछले लेक्चर के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट किया था। तो उस वक्त अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो देन क्या होता है, उसका फ्लक्स मैक्सिमम होता है, उसका फ्लक्स क्या होता है, मैक्सिमम। तो यहां पर भी अगर आप इन दोनों का फ्लक्स निकालें तो इस फ्लक्स की वैल्यू क्या आएगी, 5 1, क्योंकि ये फर्स्ट एरिया है या फर्स्ट एलिमेंट है, तो ये आएगा E डॉट डेल्टा A1, ठीक है। और अगर इसके साथ सेकंड फ्लैट सरफेस को देखा जाए या सेकंड एरिया को देखा जाए डेल्टा A2 को, तो उसका फ्लक्स क्या आएगा, फाई 2 इज इक्वल टू E डॉट डेल्टा A2। और इसी तरह अगर आप थर्ड को देखें तो फाई 3, और अगर N पैच की तरफ चले जाएं तो फाई N E N
डॉट डेल्टा ए एन, ई एन डॉट डेल्टा ए एन। ठीक है, तो हर पैच की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, हर पैच के अंदर से जो फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, वो सिमिलर इसी तरह इस पैच की सूरत में, जैसे इस पैच में है तो उस सरफेस में से परपेंडिकुलरली पास कर रही हैं, लेकिन वो वेक्टर एरिया के पैरेलल हैं। तो अगर आप इसके अंदर से गुजरने वाली उन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यूज को नोट करें, तो E1 में जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी वो सॉरी डेल्टा A1 की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी E1, डेल्टा A2 की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगी E2। ठीक है, और इस वेक्टर एरिया जो है वो डेल्टा A3 के लिए जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी E3, एंड सो ऑन। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द होल सफियर, यानी कि इस पूरे सफियर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें अगर कैलकुलेट करना है, देन वी हैव टू ऐड ऑल द फ्लक्स वैल्यूज थ्रू ईच वेक्टर एरिया। हर वेक्टर एरिया में से जो फ्लक्स पास कर रहा है उसकी वैल्यू को हमें सम करना पड़ेगा। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई ई कह देते हैं। जो फर्स्ट पैच का इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो फाई 1 है, जो सेकंड का है वो क्या है फाई 2 है, और जो थर्ड का है वो फाई 3 है, एंड सो ऑन। जो एन का है वो क्या है फाई एन। फाई 1 की वैल्यू क्या होगी E1 डॉट डेल्टा A1। ठीक है, और उसके बाद फाई 2 की वैल्यू क्या होगी E2 डॉट डेल्टा A2, और फाई 3 की वैल्यू क्या होगी E3 डॉट डेल्टा A3, एंड सो ऑन। फाई एन की वैल्यू होगी En डॉट डेल्टा AN। ये मैंने वेक्टर फॉर्म के अंदर लिखा है। ठीक है, अगर मैं इसकी मैग्नीट्यूड लिखता हूं तो ये आएगा E1 डेल्टा A1 कॉस थीटा 1। ठीक है, इसी तरह यह आएगा E2 डेल्टा A2 कॉस थीटा 2। ठीक है, एंड सो ऑन। यहां पे लास्ट में क्या आएगा En डेल्टा AN कॉस थीटा n। अब हर ए के लिए जो थीटा की वैल्यू है वो क्या होगी 0 डिग्री होगी। देयरफॉर कॉस 0 क्या आएगा 1। तो यहां पे हमारे पास आएगा E1 डेल्टा A1, और उसके बाद क्या आएगा E2 डेल्टा A2, एंड सो ऑन। यहां तक आएगा En डेल्टा AN। ठीक है, ये टोटल फ्लक्स होगा थ्रू होल सफियर। इस पूरे सफियर की जो सफेरिकल सिमेट्री है इसकी, इस सफियर के सरफेस के ऊपर, उस सफेरिकल सिमेट्री के मुताबिक इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी थ्रू ईच सरफेस एलिमेंट विल बी सेम। हर सरफेस एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की जो मैग्नीट्यूड है वो क्या आएगी सेम आएगी। ठीक है, इसलिए हम ये लिख सकते हैं कि E1 मैग्नीट्यूड और इक्वल है E2 की मैग्नीट्यूड के, एंड सो ऑन En की मैग्नीट्यूड के इक्वल है। इसलिए चूंकि सारी मैग्नीट्यूड सेम है, हम इसको एक ही नाम E दे सकते हैं। ठीक है, तो लिहाजा ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम दोबारा लिखेंगे तो यह आपके पास आएगा फाई ई इज इक्वल टू ई डेल्टा A1 प्लस ई डेल्टा A2 प्लस ई डेल्टा A3 एंड सो ऑन ई डेल्टा AN। ठीक है, तो ई सब में कॉमन आ रहा है, तो ई को आप कॉमन ले लें, तो देन आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बन जाएगा ई कॉमन लिया, अंदर बचेगा डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 एंड सो ऑन डेल्टा AN। ठीक है, E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और जो आपको डेल्टा A1 इन सब की वैल्यू जो प्लस हो रही है, इसका क्या मतलब है, दिस इज द टोटल स्फेरिकल सरफेस एरिया। क्योंकि हमने सफियर को इंतहाई छोटे छोटे पैचेस के अंदर डिवाइड कर दिया था,
हर पैच का एरिया था डेल्टा ए। तमाम पैचेस के एरियाज को सम किया जाए तो वी ऑब्टेन टोटल स्फेरिकल सरफेस एरिया। टोटल स्फेरिकल सरफेस एरिया हमें मिल जाएगा। नाउ वी हैव डिफरेंट वैल्यूज। वी हैव वैल्यूज E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू हमने निकाली हुई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R स्क्वेयर। और होल सफियर का जो एरिया है, एरिया ऑफ ए सफियर, किसी सफियर का एरिया वो किसके इक्वल होता है 4 पाई R स्क्वेयर। किसी सफियर का एरिया होता है 4 पाई R स्क्वेयर। सो अबव इक्वेशन बिकम्स E की जगह पे आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R स्क्वेयर, और टोटल स्फेरिकल सरफेस एरिया की जगह पे आएगा 4 पाई R स्क्वेयर। ठीक है, तो यहां जो वैल्यूज कैंसिल हो रही हैं वो कौन कौन सी हैं? R स्क्वेयर इस R स्क्वेयर के साथ कैंसिल, 4 पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो देन वी हैव फाई E इज इक्वल टू, यहां पे ऊपर आपके पास बच जाएगा Q और नीचे बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू Q/एप्सिलॉन नॉट। जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसके इक्वल आ गया? Q/एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब हमने एक क्लोज्ड सरफेस S कंसीडर करनी है जिसने इस सफियर को भी अपने अंदर घेरा हुआ है। अब हम क्या करेंगे? एक क्लोज्ड सरफेस को कंसीडर करेंगे जिसने इस सफियर को भी अपने अंदर एनक्लोज किया हुआ है, यानी कि घेरा हुआ है। ठीक है, तो फिर उसके इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात हम करते हैं कि उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। लो जी, ये आपके पास एक सरफेस S है जिसने इस सफियर को, जिसका हमने अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला है, उसको एनक्लोज किया हुआ है, यानी कि उसे घेरा हुआ है। अब ये जो सरफेस है ये भी एक क्लोज्ड सरफेस है और सफियर भी क्या है? एक क्लोज्ड सरफेस है। तो जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस सफियर का होगा वो सारे का सारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस बाहर वाली सरफेस S में से गुजरेगा। अगर आप इस सरफेस S का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाहते हैं तो इस सरफेस को भी हमें स्मॉल फ्लैट एरियाज के अंदर डिवाइड करना पड़ेगा, और देन जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा दैट विल बी द फ्लक्स ऑफ दिस सरफेस S। वो इस सरफेस S का टोटल फ्लक्स आएगा। ठीक है, और वो सरफेस जो फ्लक्स होगा दैट विल बी सिमिलर टू द फ्लक्स ऑफ सफियर। जो आपके पास सफियर का फ्लक्स आया है, यानी फाई E इज इक्वल टू Q/एप्सिलॉन नॉट, यही फ्लक्स इस सरफेस S का आएगा। तो इससे क्या बात समझ आती है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी सरफेस की शेप या उसकी ज्योमेट्री पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप और ज्योमेट्री ऑफ द क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, अब ये किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन, ये डिपेंड करता है मीडियम पर, कि मीडियम कौन सा है। ठीक है, और उस चार्ज पे डिपेंड करता है कि उस चार्ज की मैग्नीट्यूड क्या है जिसको हमने क्लोज्ड सरफेस के अंदर रखा है,
ये जो चार्ज आपने यहां पे रखा है क्लोज सरफेस में, इसकी मैग्नीट्यूड क्या है, ठीक है, इस बात पे डिपेंड करता है। दिस इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है किसी भी क्लोज सरफेस में हो तो उसकी शेप और ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं करता कि वो स्फेरिकल शेप की है, वो सरफेस जो है वो इरेगुलर शेप की है, वो किस शेप की है। तो इस बात पे वो डिपेंड नहीं करता। वो डिपेंड किस पे करता है? वो इस बात पे डिपेंड करता है कि व्हाट इज द मीडियम, ठीक है, मीडियम क्या है जिसके अंदर से ये लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रही हैं, और चार्ज की मैग्नीट्यूड क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।